सिद्धार्थ यादव जी, जब हम आर्ग्यू करते हैं आप कोर्ट के अंदर भी, तो मैं प्रिंसिपल पे आना चाहता हूं, मैं मूल भावना पे आना चाहता हूं। अतीकुर रहमान जी को इसी पे लाऊंगा, दानिश जी, अतीकुर रहमान जी और सिद्धार्थ यादव जी जाए। आ रहा हूं मैं संगीत रागी जी और अजीज जी आपके पास तुरंत इसके बाद आ रहा हूं। मुझे समझाइए क्या होने वाला है, और मैं ये जानना चाहता हूं। जिन्ना ने कहा था सिद्धार्थ यादव जी, और ये 14 पॉइंट है जिन्ना का 1929 का 14 सूत्र, जिसपे उस वक्त मोतीलाल नेहरू ने मुस्कुरा के कहा था व्हाट इज लाफेबल इन दिस इज लाफेबल, दिस इज जोक। उसके 5वें पॉइंट को मैं उसके पॉइंट को पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी जितनी उनकी इस वक्त आबादी है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है क्या अतीकुर रहमान जी? जी अतीकुर रहमान सिद्धार्थ यादव। फिर तो प्रदीप जी, उस व्यक्ति की बात करना आप पसंद करेंगे जिसने देश का विभाजन किया, मोहम्मद अली जिन्ना, या उस व्यक्ति की बात करना चाहेंगे जिसने पूरे देश को एकत्र किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस कमीशन के चेयरमैन थे, वो कमीशन, उसकी रिपोर्ट आप देखिए, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म करने के लिए कमीशन बनाया गया था, उसमें तमाम माइनॉरिटीज ने, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज और मुस्लिम्स, जिसकी सदस्यता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और तमाम माइनॉरिटीज ने यह एश्योर किया था सरदार पटेल को कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहते हैं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि हमको सेक्युलरिज्म भारत में जिंदा रखना है। और उस पर सरदार पटेल ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को संबोधित करते हुए ये कहा था कि ये माइनॉरिटीज की कुर्बानी आप कभी भूलना नहीं, और ये माइनॉरिटीज को ये एहसास नहीं होने देना कि भारत में वो माइनॉरिटीज हैं, इनको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिजर्वेशंस देना पड़ेगा। सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, समानता का कानून सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसी एश्योरेंस के तहत, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अल्टीमेटली भारत के संविधान को इवेंचुअली फॉलो किया था। और सिद्धार्थ यादव जी, इशू ये है कि जब मैं 14 सूत्र जिन्ना के पढ़ता हूं, जिसको मोतीलाल नेहरू ने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है, और ध्यान से सुनिएगा, संविधान का रूप संघीय हो, राज्यों को ज्यादा शक्ति मिले। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, और यहां पे कहा जा रहा है जिन्ना द्वारा कि हम राज्यों को ज्यादा शक्ति दे। क्या यही एको और यही सेंटिमेंट जो है एको कांग्रेस के मैनिफेस्टो, कांग्रेस के कई लीडर्स द्वारा नहीं किया जाता? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, मैं कह रहा हूं ऑल फॉर माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम कहने का क्या हक है? क्या मुसलमानों से कम आबादी क्रिश्चियन की नहीं है? क्या मुसलमानों से कम आबादी सिख की नहीं है? व्हाई स्पेशली मुस्लिम्स कहा जा रहा है? सिद्धार्थ यादव। देखिए प्रदीप जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तो इनको रहमान साहब को याद आ रहे हैं बड़े सरदार पटेल, पर वास्तव में मन में क्या बैठता है और ये किसकी आराधना करते हैं, किसकी बात को याद करते हैं, वो भी कभी खुल करके बोलना चाहिए। सरदार पटेल ने तो ये मिस हैपनिंग होने से बचा ली थी, नहीं तो क्या हो जाता वो हम देश में जानता है। और मैं तो पूछ रहा हूं, कोई नहीं याद करना चाहता जिन्ना को। अरे पर जो 1936 में जिन्ना बोल रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी 2024 में क्यों बोल रही है? यही तो पूछ रहे हैं हम, और तो कोई बात नहीं पूछी। और आपको भी जब माइनॉरिटीज की याद आती है, एक छोटा सा सवाल तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को 60 साल के राज में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के लिए एक पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स ही मिला, उसके अलावा कोई नहीं मिला। क्या इस देश पर का 2.5% क्रिश्चियन, 1.something% का सिख, या 57,000 जो सबसे छोटा है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? आप लोग ये तुष्टीकरण और वोट के लिए करते हैं, इसलिए आप एक्सपोज होते हैं। हम तो सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं उसको बताइए। तो सिद्धार्थ जी बताइए, आज इस पैनल के ऊपर आप के साचर कमीशन के कितना परसेंट प्रपोजिशन को आपने कबूल किया है, लागू किया है? किस पार्टी ने किया है? 0%। प्रदीप जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पैनल के ऊपर आपको उजागर करना पड़ेगा। 0% रिकमेंडेशन साचर कमीशन के अब तक के फॉलो किए गए हैं, उसके बावजूद ये इल्जाम
कि मुसलमानों को अपीस किया गया। रहमान साहब, अगर मुसलमानों को अपीस देश किया में गया मुसलमानों को होता, अपीस तो किया आज गया नहीं किया गया, ये मुसलमानों सेक्टर कमेटी की ये रिपोर्ट नहीं बताएगी। educational ऐसे ही नहीं हो जाता है कि होता, रामनवमी के लिए तो ये कोर्ट से ऑर्डर economic लाना पड़ता है, पर होता, मुहर्रम का प्रोसेशन इसके ऐसा निकल जाता है। अपीसमेंट की बात करौली की में जा अगर रही है। पथराव हो जाए तो पूरी सरकार साथ खड़ी हो जाती है, और आप अपीसमेंट की बात करते हैं। आपको कि सवाल सनातन को पूछना डेंगू पड़ेगा। मलेरिया बता रहे हैं, किसके वोटों के लिए बता रहे हैं? आपको उन्हीं के लिए तो सवाल बता रहे हैं। पूछना अरे आप पड़ेगा अपीसमेंट कि करना चाहते हैं तो खुद दिल खोल करके मुस्लिम बोलिए। इतने और अगर किसी ने वास्तव में अगर उनका इस मुसलमान अपीसमेंट हुआ हमारे है, समुदाय, हमारे भाइयों अगर की, उनका हमारी अपीसमेंट बहनों के हुआ लिए होता, अगर उस आदि आबादी के लिए भी सबसे ज्यादा काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगीत है। रागी जी, क्योंकि हम सबको साथ लेकर संगीत चलते हैं। रागी जी और अजीज खान जी, क्या यह सत्य नहीं है कि जब सिंह सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया था तो उसका सार्वजनिक अपॉलॉजी नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं है संगीत रागी जी कि किस तरीके से कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर दंगा होगा तो उसमें दंगा को जो है असली दंगाई जो होगा हिंदू होगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने दंगा नहीं किया? क्या यह सत्य नहीं है संगीत रागी जी कि जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इसको एक पॉलिटिकल इवेंट कह दिया गया था? क्या यह सत्य नहीं है संगीत रागी जी कि किस तरीके से इस देश के अंदर यह सच्चाई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर बयान को मैं इंटायरिटी में दूं तो माइनॉरिटीज इस देश में काफी समय सिर्फ एक माइनॉरिटी का जिक्र किया गया था, मुस्लिम माइनॉरिटी का जिक्र किया गया था, और जब ये सब बातें हो जाती है, जब सनातन के ऊपर अपमान होता है उस पर कोई कुछ नहीं कहता, और जब किसी दूसरे धर्म के ऊपर अपमान होता है उसको कहा जाता है कि कम्युनल भारत के कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की जा रही है, तब मेरे को समझ में आता है दोहरे मापदंड क्यों। प्रदीप जी, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने सरदार पटेल की बात उठाई। सरदार पटेल ने तो यह भी कहा था कि इंडियन मुस्लिम कैनॉट राइड टू हॉर्सेस, एक ही साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की उनकी मानसिकता नहीं हो सकती है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या कारण है कि आज़ादी में भारत विभाजन के पश्चात भी भारत के मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में अभी भी उसी मुस्लिम लीग की मानसिकता क्यों जिंदा है? क्या कारण है कि भारत का मुसलमान अब भी गजवाए हिंद में विश्वास करता है? क्या कारण है कि भारत का मुसलमान में निजाम मुस्तफा की बात करता है? क्या कारण है कि भारत का मुसलमान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भारत का मुसलमान का एक बड़ा हिस्सा क्यों बोलता है? ये सरदार पटेल ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू वहां से सारे मार करके भगा दिए जाएंगे, और भारत के अंदर मुसलमान जो है 1947 के विमर्श को आज भी नहीं छोड़ेगा। आज भी भारत का मुसलमान उसी मानसिकता से, मैं फिर कह रहा हूं, सारे मुसलमान नहीं लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वही पैन इस्लामिक मूवमेंट के साथ आज भी जिंदा है। आज भी वो उसी मानसिकता में रह रहा है, आज भी वो उसी मानसिकता में रह रहा है। अली और कुली के सहारे सत्ता में का प्रयास कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी का यह नारा था। 100 साल में आज तक क्या अली और कुली के सहारे रह रहे हैं। 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान। मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पे पूछना चाहता हूँ।